हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हम बात कर रहे थे यहाँ पर सेल के बारे में, और सेल के बारे में काफी सारी चीजें अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। हम बात कर रहे थे यहाँ पर सेल के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अभी तक आपने सेल के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या क्या चीजें समझी आपने कहा। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। उसके बाद आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड ही दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े थे, जिसमें आपने डिफ्यूजन के बारे में बात की थी और ऑस्मोसिस के बारे में बात की थी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आया था सेल वॉल। हमने सेल वॉल को जाना, सेल वॉल क्या होती है। उसके बाद हम बात कर रहे थे न्यूक्लियस। तो हमने तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स देखे थे सेल्स के। इसके अलावा हमारे पास कुछ सेल ऑर्गेनेल्स आती हैं, जिसे आप कोशिकाएं कहते हैं। उसके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। चलिए, तो जो आपका न्यूक्लियस है उसके बारे में एक बार फिर से बात कर लेते हैं। अभी तक की बात जो भी हमने डिस्कस की है वो आप लोग, मैं मान के चल रही हूँ, आपने पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप प्रीवियस लेक्चर को एक बार देख सकते हैं, जिसमें आपने सेल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की है, कोशिका के संगठन के बारे में हमने बात की है, और हमने यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन को अच्छे से समझा है, हमने सेल वॉल को अच्छे से समझा है। अब हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस की। ठीक है, न्यूक्लियस यानी कि केंद्र की। तो हमने कहा कि जो न्यूक्लियस होता है, अगर हम कहें, वो क्या होता है, सेल के अंदर होता है। ठीक है, सेल के अंदर होता है। अब हमने कहा ये जो न्यूक्लियस होता है ये कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। इस प्रकार से डबल मेम्ब्रेन होता है, जिसे आप क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसी के अंदर आपका क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, जो कि आपका क्या होता है, डीएनए होता है। ठीक है, और डीएनए किस फॉर्म में रैप होता है, आपने कहा क्रोमोसोम के फॉर्म में। तो हमने कहा कितने क्रोमोसोम हमारे पास होते हैं, हमने कहा 46 क्रोमोसोम। अगर हम अपनी बात करें, हम किसकी बात कर रहे हैं, एनिमल सेल की बात करें, उसमें हम अपना पर्टिकुलर एग्जांपल ले रहे हैं। हमने कहा क्योंकि 46 क्रोमोसोम होते हैं तो हम अपने आप को क्या कहते हैं, डिप्लॉइड। क्योंकि डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है, हमने कहा फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो हमने कहा क्या हमारे पूरे शरीर में हमारी जितनी भी कोशिकाएं हैं, क्या उनमें सभी में 46 क्रोमोसोम होते हैं, क्या हमारी सारी ही जो सेल्स होती हैं वो डिप्लॉयड होती है। हमने कहा देखिए, हमारी सारी सेल्स डिप्लॉयड होती है, सिर्फ एक सेल को छोड़ करके। और वो एक सेल कौन सी होगी, आपने कहा गैमीट। अगर हम बात करें यहाँ पे किसकी, गैमीट की। अब गैमीट में ऐसा नहीं है कि हम मेल और फीमेल की बात कर रहे हैं, कोई भी गैमीट हो, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। आपने कहा गैमीट जो है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपके 23 होंगे, जिसे आप क्या कहते हैं, हैप्लॉइड कहते हैं। क्लियर है। अब हम बात कर रहे हैं, अभी तक आप क्या क्या बातें कर रहे हैं। हमने कहा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर आपका क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। आपका जेनेटिक मटेरियल क्या है, आपने कहा हमारा जेनेटिक मटेरियल है डीएनए। तो हमने कहा कि जो डीएनए है वो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, वो क्रोमोसोम में और वो न्यूक्लियस में होता है। हमने कहा न्यूक्लियस में हमारे पास आते हैं 46 क्रोमोसोम। तो 46 क्रोमोसोम हमारे आते हैं। हमने कहा जेनेटिक मटेरियल हमारा डीएनए है। तो इसमें क्या चीजें हैं, तो यहाँ पर हमने डिफरेंस जाना था किसके बीच में, क्रोमोसोम और डीएनए के बीच में, कि क्रोमोसोम क्या होता है और डीएनए क्या होता है। हमने कहा कि जो आपका क्रोमोसोम होता है उसके अंदर ही आपका क्या होगा, डीएनए रैप होता है। इस प्रकार से डबल स्ट्रैंड डीएनए आपका होता है। ठीक है, इसमें आपके एक प्रोटीन होती है जो कि आपके डीएनए को क्या करती है, बाइंड करती है आपके। क्योंकि हमारा डीएनए क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, धागे में बहुत लंबी संरचनाएं होती है। उसी प्रॉपर वे में जो यहाँ पर है वो हिस्टोन प्रोटीन क्या करता है, बाइंड करता है। इसके अलावा आपने कहा कि यहाँ पर क्या होती है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी पाई जाती है। इस प्रकार से क्या होगा, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी पाई जाएगी। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कहा कि ये जो चीज है ये कहाँ पर है, आपने कहा ये है न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस क्या है, डबल मेम्ब्रेन है। इस प्रकार के स्ट्रक्चर को, इस प्रकार के सेल को हम क्या कहते हैं, यूकैरियोट कहते हैं। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में नेक्स्ट जो आपकी स्लाइड आएगी उसमें आप डिफरेंस देखेंगे। पढ़ ले एक बार, हमने जो भी न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस किया है। आपने बोला था न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर inside the nucleus to its outside, that is the cytoplasm. ठीक है, तो हमने क्या बात की, जो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं, जो कि यहाँ पर ट्रांसफर
वो क्या करते हैं, अलाउ करते हैं। ट्रांसफर किसके बीच में होगा, आपने कहा ये जो बाहर वाली जो लेयर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर जो आपके पास आता है वो क्या आता है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है साइटोप्लाज्म, ये आपका क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में जो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होता है वो क्या करता है, अलाउ कराता है। नेक्स्ट हमने बात की है, द न्यूक्लियस कंटेन अ क्रोमोसोम विच आर विजिबल एज अ रॉड शेप स्ट्रक्चर ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। हमने कहा कि जो आपको ये रॉड शेप के क्या दिखाई दे रहे हैं, क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं, ये आपको तभी विजिबल होते हैं इस शेप में जब यहाँ पर क्या होता है, कोशिका विभाजन का समय होता है। अब क्रोमोसोम के बारे में आपको क्या बातें बताई गई हैं, कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। Chromosomes are composed of DNA and protein. Functional segment of DNA called genes. The nucleus plays an central role in the cellular reproduction. क्रोमोसोम के बारे में क्या बातें आपने की है, आपने कहा जो डीएनए होता है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अणुओं के रूप में माता पिता से अगली पीढ़ी तक सुविधाओं की विरासत की जानकारी रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने बोला, नेक्स्ट हमने क्या बात की है, हमने कहा क्रोमोसोम्स डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। डीएनए के कार्यात्मक खंड को आप जीन कहते हैं और कोशिकीय प्रजनन में केंद्र क्या करता है, केंद्रीय भूमिका निभाता है, ठीक है। ये बात हम कर चुके थे न्यूक्लियस के बारे में। अब हमने कहा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो आपके पास आती है उसके आधार पर हमारे पास दो प्रकार के जीव आते हैं। कौन कौन से वो जीव होते हैं, क्या क्या नाम हमने पढ़े थे, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। तो देखिए प्रो का मतलब हमने कहा कि जब भी आप प्रोकैरियोट की बात करेंगे आप प्रिमिटिव से याद रखेंगे, ठीक है। पी से प्रोकैरियोट, पी से प्रिमिटिव। प्रिमिटिव समझते हैं आप लोग, आपने कहा कि जो क्या होता है सबसे सरल होता है, जो सबसे पुराना होता है, ठीक है। तो जो सबसे पुराना है, जो सबसे सरल है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जा रही है। अब जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है, देखिए हमने क्या बोला, हमने बोला कि ये हमारी क्या थी, सेल थी। अब ये न्यूक्लियस था डबल मेम्ब्रेन और यहाँ पर क्या है, हमारे क्रोमोसोम पाए जा रहे थे। अब अगर किसी सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही नहीं तो आपने कहा कि ये जो आपका जेनेटिक मटेरियल है ये फ्री है, होगा फ्री, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही नहीं तो क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल फ्री है। अब जेनेटिक मटेरियल फ्री है तो हमने कहा कि ये इस प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे होते हैं, सरल होते हैं, क्योंकि इनमें मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेली है वो नहीं पाई जा रही है, ठीक है। प्लस इनमें क्या नहीं पाया जा रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जा रही है। तो हमने कहा कि जो यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल है वो कोशिका में बिखरा हुआ रहता है। अगर हम अपनी सेल की बात करें, हमने कहा जो जेनेटिक मटेरियल है वो कहाँ मिल रहा है, पर्टिकुलर रीजन में मिल रहा है जिसे आप केंद्रक कह रहे हैं, ठीक है। पढ़ ले यहाँ पर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। इसके जस्ट अपोजिट आता है यूकैरियोट, आपने कहा जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जा रहा है, जिसमें जेनेटिक मटेरियल आपके न्यूक्लियस में पाया जा रहा है, तो उसे आप क्या कहते हैं, यूकैरियोट्स कहते हैं। कुछ डिफरेंस देख लेते हैं दोनों सेल में। आपने कहा देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस की प्रेजेंस ही नहीं है क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है, ठीक है। वहीं आपने कहा जो यूकैरियोट्स होते हैं वो यहाँ पर क्या होते हैं, न्यूक्लियस यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो आपने कहा प्रोकैरियोट जो होते हैं वहां पर न्यूक्लियस एग्जिस्ट नहीं करता है, जो यूकैरियोट होते हैं वहां पर न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट हमने बोला सिंगल क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, यहाँ पर जो सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, देयर आर मल्टीपल क्रोमोसोम, यहाँ पर क्या होंगे, बहुत सारे क्रोमोसोम होंगे। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं दे अंडरगो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मोस्टली देखा जाता है कि जो यहाँ पर प्रोकैरियोट्स होते हैं, जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। और अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की, आपने कहा यहाँ पर दे अंडरगो सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए नेक्स्ट जो डिफरेंस आपके पास आता है, आपने कहा दे आर जनरली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्या होते हैं, मोस्टली एक कोशिकीय जीव होते हैं। और जो यूकैरियोट्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉर्मली बहुकोशिकीय जीव होते हैं। प्रोकैरियोट्स में आपको बताया गया है देयर आर नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, यहाँ पर कोई भी जो कोशिकांग है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगा, यानी कि वो क्या होगी, किसी भी मेम्ब्रेन से, किसी भी झिल्ली से कवर नहीं होते हैं, जबकि जो आपके यूकैरियोट्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। आप प्रोकैरियोट की एग्जांपल देख लीजिए, आपने कहा बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है जिसे आप साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। और अगर हम यूकैरियोट देखें तो आपने कहा जो फंगस होती है, जो प्लांट्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो सारे क्या है आपके पास, यूकैरियोट्स आते हैं। तो ये जो एग्जांपल है, ये जो डिफरेंस है, एक बार आप नोट कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट आपके पास टॉपिक है। चलिए तो नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आता है
इसमें हम बात करेंगे उससे पहले यहाँ पर आप इमेज देख लीजिए, दोनों प्रकार के सेल्स में क्या डिफरेंस है यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में। तो अब देखिए, ध्यान से देखिए, ये आपकी क्या है, ये आपकी प्रोकैरियोट सेल है। ठीक है, ये क्या है, आपकी प्रोकैरियोट सेल है, और ये आपकी क्या है, यूकैरियोट सेल है। ठीक है, प्रोकैरियोट सेल में देखिए, ये आपके पास आती है बैक्टीरियल सेल, और बैक्टीरियल सेल का जो आपका डीएनए है ये इस प्रकार का है। बैक्टीरियल सेल का डीएनए ये है, ठीक है, इसके बाहर लेयर नहीं है, ये आपको लोग ध्यान रखेंगे, लेयर नहीं है। ठीक है, ये आपको ब्लू कलर में जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, बैक्टीरियल डीएनए है। अब बैक्टीरियल डीएनए कैसा, आपने कहा सर्कुलर है, कुछ इस प्रकार का, इस प्रकार का है। यहाँ पर आपको ऐसा नहीं दिखाई दे रही, कोई मेम्ब्रेन नहीं दिखाई दे रही है। इसके अलावा यहाँ पर एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल भी आता है, जिसे आप क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। ये प्लाज्मिड है, इस प्रकार का क्या आता है, प्लाज्मिड है। तो प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है, ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, दो प्रकार के आपके पास यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल आए हैं, एक तो आपने कहा क्या है, डीएनए है, और दूसरा आपने प्लाज्मिड की बात की है। प्लाज्मिड क्या आपके पास आता है, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल। अब एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल का क्या मतलब हुआ, देखिए जेनेटिक मटेरियल हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी सारी इंफॉर्मेशन जो है हमारे जेनेटिक मटेरियल में ही इंक्लूड है। अब यहाँ पर क्या होता है, बैक्टीरिया के पास एक तो डीएनए है, ऑलरेडी डीएनए है, इसके अलावा एक और जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे आप क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। अब यहाँ पर प्लाज्मिड डिफरेंट होता है थोड़ा सा, वो क्यों होता है, क्योंकि अगर आपने प्लाज्मिड को बैक्टीरिया सेल से निकाल भी दिया है, बैक्टीरिया सेल पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने क्या बोला है, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, इसके अलावा प्लाज्मिड के क्या कैरेक्टर होते हैं, आपने कहा प्लाज्मिड किसी सेल में है, जैसे कि ये एक बैक्टीरियल सेल है, यहाँ पर प्लाज्मिड है। तो यहाँ पर जो बैक्टीरियल सेल है या कोई भी सेल है, अगर वो यहाँ पर डिवाइड नहीं भी हो रही है, तो प्लाज्मिड क्या है, वो खुद ब खुद डिवाइड होता रहता है। डिवाइड का मतलब क्या है, ये खुद ब खुद अपनी संख्या में वृद्धि करता रहेगा। ठीक है, जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड में रेप्लिकेशन चलता रहेगा, चाहे सेल में रेप्लिकेशन हुआ या नहीं हुआ। तो इसीलिए आप क्या करते हैं, प्लाज्मिड का एज अ वेक्टर भी यूज करते हैं। आप किसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि प्लाज्मिड को आपने क्या किया, एज अ वेक्टर यूज किया है। वेक्टर क्या होता है, हम प्लाज्मिड को एक साधन के रूप में यूज करते हैं। हम जो आपके वेक्टर होंगे या जो आपका प्लाज्मिड होगा, आपने क्या करना है, कोई भी चीज है। अब ध्यान दीजिए, जो वेक्टर है वो क्या है, आपने कहा जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, इसका मतलब हम यहाँ पर कोई भी चीज यूज कर रहे हैं वो आपके जेनेटिक मटेरियल से ही रिलेटेड होगी। तो हम करते क्या है कि हमें अगर जेनेटिक मटेरियल एक ऑर्गेनिज्म से या एक सेल से दूसरी सेल में हमें डालना है, हम उसके लिए वेक्टर का यूज कर लेते हैं। वेक्टर को आपने निकाला, उसके अंदर आपने जेनेटिक मटेरियल फीड किया, और आपने दूसरी सेल में वो जेनेटिक मटेरियल डाल दिया है। तो हमने कहा कि हम वेक्टर को एज अ व्हीकल यहाँ पर यूज कर लेते हैं। ये तो आपकी हुई प्रोकैरियोट सेल। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिफरेंस यहाँ पर आते हैं, लेकिन अभी आपके लिए क्या, अभी आपको क्या देखना है, अभी आपको देखना है कि जो न्यूक्लियस है उसकी स्थिति कैसे है। अब यूकैरियोट को देखिए, यहाँ पर यूकैरियोट्स को जब आप देखेंगे तो आपने यहाँ पर क्या देखा, देखिए आपको ये गोल सा जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये है आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आपकी क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर आपको एक, यहाँ पर ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो पूरा रीजन है आपका, ये आपका दिखाई दे रहा है, ये लिक्विड वाला पार्ट होता है, तरल पदार्थ। जैसे कि आपने कहा इस सेल में, अगर मैं ये कहूँ, इस सेल में बहुत सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, लेकिन जो येलो कलर में आपको दिखाई दे रहा है वो क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। ये पूरा आपको येलो कलर में क्या दिखाई दे रहा है, साइटोप्लाज्म दिखाई दे रहा है। क्या है साइटोप्लाज्म, एक तरल पदार्थ है। ठीक है, और इसी साइटोप्लाज्म में सारी चीजें तैर रही हैं। आपने कहा न्यूक्लियस भी यहीं पर तैर रहा है, आपने कहा जो सेल ऑर्गेनेलिज्म है वो भी यहीं पर तैर रही हैं। इसी प्रकार से आपको जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर रेड कलर में जो दिखाई दे रहा है वो भी एक तरल है, और उस तरल का नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, इस तरल का नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो आपके पास आता भी है, आपने कहा साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, इन दोनों को मिलाकर के क्या कहते हैं, इस बारे में हमने चर्चा की थी जब हम चैप्टर को स्टार्ट कर रहे थे। इस बारे में हमने चर्चा की थी
कि जो आपका साइटोप्लाज्म होता है और जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, इन दोनों को मिला करके क्या कहते हैं। ठीक है, एक बार आप लोग, अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो नोट्स आप लोग देख लेंगे, या फिर एक बार आप लोग जो आपके लेक्चर हैं उन्हें एक बार ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, अब देखिए, हमने बोला कि यहाँ पर क्या है, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो तरल है उसे आपने क्या कहा, न्यूक्लियोप्लाज्म कहा, और इसी के अंदर आपने कहा न्यूक्लियोलस है। ठीक है, और यहीं पर आपके क्या पाए जाते हैं, जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। बाकी ये सारी चीजें हैं हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपने कहा कि ये RER है, ये SER है। ठीक है, ये माइक्रोफिलामेंट है, ये लाइसोसोम है। इसके अलावा अब बात करेंगे राइबोसोम्स की, इसके अलावा हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, गोल्गी अपैरेटस हैं यहाँ पर। ठीक है, ये इन सारी चीजों के बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो एक बार देख लीजिए ध्यान से कि जो यूकैरियोट्स होते हैं और प्रोकैरियोट्स होते हैं, उनमें किस प्रकार के डिफरेंस पाए जाते हैं दोनों प्रकार के सेल में। चलिए, तो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है उसे एक बार देख लेते हैं। हमारे पास क्या बचा, साइटोप्लाज्म बचा। कैसे, देखिए क्या हमने बात की थी, ये हमने कहा कोई भी सेल है, ये है हमारी सेल वॉल, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ये हमारा क्या आ जाता है, न्यूक्लियस आ जाता है, और बाकी जो चीजें बीच में ये वाली हैं, ये जो तरल पदार्थ है, ये हमारा साइटोप्लाज्म है। क्या क्या चीजें आपने, सेल वॉल पढ़ ली है, सेल मेम्ब्रेन पढ़ ली है, न्यूक्लियस आपने पढ़ लिया है। क्या बचा हमारे पास, हमने कहा अब हम बात करेंगे यहाँ पर साइटोप्लाज्म की। ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं, कोशिका द्रव ही कहते हैं। तो पढ़ ले यहाँ पर साइटोप्लाज्म के बारे में। आपने कहा साइटोप्लाज्म, द फ्लूइड कंटेन इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज रेफर टू एज अ साइटोप्लाज्म। आपने कहा कि जो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर द्रव सामग्री होती है उसे आप क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, इट इज अ viscous jelly like substance that covers the entire cell सेव द न्यूक्लियस। आपने कहा ये एक क्या होता है, खतरनाक जेली जैसा पदार्थ होता है। खतरनाक से क्या मतलब है, आपने कहा कि पूरी सेल में भरा हुआ होता है, जेली जैसा पदार्थ होता है जो केंद्र को छोड़कर पूरी कोशिका को ढक लेता है। ठीक है, क्लियर है। क्योंकि केंद्र को क्यों नहीं ढक पाते, क्योंकि केंद्र के बाहर क्या है, यहाँ पर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बात की है, हमने बोला अभी तक हमने साइटोप्लाज्म के बारे में बात की। जो साइटोप्लाज्म है वो क्या होता है, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर एक तरल होता है और इसी में सारी चीजें तैर रही होती हैं। ठीक है, तो हमने बोला यहीं पर आपका न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में आपकी क्या होंगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होंगी। इट ऑल्सो कंटेन अ variety of a specialized cell organelles, each of which serves as a specific purpose for the cells। आपने कहा इसमें विभिन्न प्रकार के विशिष्ट कोशिका अंगक भी शामिल होते हैं, जिसमें से प्रत्येक कोशिका के लिए क्या होता है, एक विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करते हैं। ठीक है, अब ये तो आपने बात की है किसकी, साइटोप्लाज्म की। अब देखिए ये जो येलो कलर का आपको दिखाई दे रहा है, हमने कहा ये है साइटोप्लाज्म। इसमें आपको कुछ अलग अलग ऑर्गन दिखाई दे रहे हैं, कुछ ऑर्गेनीज दिखाई दे रही हैं, जैसे कि आपने बोला माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, गोल्जी अपैरेटस है। ठीक है, पेरोक्सोसोम भी है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे लाइसोसोम की बात करेंगे यहाँ पर हम। ठीक है, राइबोसोम्स की बात करेंगे। ये सारे क्या आते हैं, ये सारी जो चीजें होती हैं कोशिका अंग, यानी कि कोशिका में पाए जाने वाले जो ऑर्गेनीज होती हैं जो कि कोशिका की मदद करेंगे। अब कैसे मदद करेंगे, आपने कहा कोई प्रोटीन का निर्माण कर रहा है, कोई यहाँ पर वसा का निर्माण कर रहा है, कोई प्रोटीन की पैकेजिंग कर रहा है, कोई ऊर्जा यहाँ पर बना रहा है, कोई क्या कर रहा है, जो सेल है, सेल में जो यहाँ पर वेस्ट मटेरियल है उसे रिमूव कर रहा है। इस प्रकार से आपने क्या बोला, अलग अलग जो कोशिकांग होते हैं वो यहाँ पर अलग अलग कार्य को कर रहे हैं। ठीक है, और इन्हीं सेल ऑर्गेनीज के बारे में हम यहाँ पर क्या करेंगे, बात करेंगे। क्लियर है इतनी बात, आगे बढ़े सेल ऑर्गेनीज के बारे में। चलिए, चलिए तो सेल ऑर्गेनीज के बारे में बात कर लेते हैं। आपने कहा इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म द सेल्स कंटेन ऑर्गेनीज दैट हैव देयर ओन मेम्ब्रेन अपार्ट फ्रॉम अ ओवरऑल सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल।
अब हमने कहा कि अगर हम यहाँ पर अभी बात करें यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म की, तो यहाँ पर जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं ये क्या होती हैं, एक तो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन आती है जो पूरी सेल को कवर कर रही है, लेकिन जो सेल ऑर्गेनेली है उन्हें भी एक मेम्ब्रेन यहाँ पर कवर करती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज कहते हैं। और जिन भी कोशिकाओं में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज पाई जा रही हैं उन्हीं को हम यूकैरियोट कह रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या बात की, आपने कहा यहाँ पर जो यूकैरियोट्स होंगे उनमें क्या होगी, अपनी एक मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब एग्जांपल आपके पास आते हैं किसके, सेल ऑर्गेनेल्स के। आपने कहा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एग्जांपल देखिए, आपके पास क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, राइबोसोम्स आते हैं, गोल्जी एपेरेटस आते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया आता है, प्लास्टिड है, लाइसोसोम है, ब्रिक्योल्स are the examples of cell organelles. They are vital since they perform a some of the most important jobs in cells. आपने कहा क्या क्या एग्जाम्पल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, गोल्जी एपेरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, लाइसोसोम, रिक्तिकाएं कोशिका अंग के उदाहरण है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि कोशिकाओं में कुछ महत्वपूर्ण कार्य को करते हैं। ठीक है, अब एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे। जो आपके पास सेल ऑर्गेनेल्स आते हैं, ध्यान दीजिए हम स्टार्ट कहाँ से किया था, हमने सबसे पहले हमने बात की थी कि हमारा शरीर किस चीज से मिलकर के बना होगा। इतना तो हम जानते हैं कि हमारे शरीर में अलग अलग अंग हैं, ठीक है, लेकिन हमने कहा ये अंग भी किसी चीज से मिलकर के बने होंगे, तो हमने कहा ठीक है ये ऊतकों से मिलकर बने थे। फिर हमने कहा ये ऊतक किस चीज से मिलकर के बने होंगे, सबसे छोटी जो हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट आई थी वो आई थी सेल। अब हमने कहा ये सेल कार्य कैसे करती है, ये सेल में ऐसी क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या कार्य होते होंगे सेल के द्वारा, ये सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं। तो हमने स्टार्ट किया है अभी तक सेल के संगठन के बारे में, जिसमें आपने सबसे पहले एक जनरल सा स्ट्रक्चर देखा। ठीक है, और अब हम देख रहे हैं कि सेल के अंदर वो कौन कौन से कोशिकांग है, कौन कौन से ऑर्गेनेलीज हैं जो कि सेल की सहायता करती हैं अलग अलग कार्य को परफॉर्म करने के लिए। हमने कहा एक ही सेल में प्रोटीन का निर्माण भी होगा, प्रोटीन का वितरण भी होगा, एक ही सेल में ऊर्जा भी बन रही है, एक ही सेल में रेस्पिरेशन भी हो रहा है, एक ही सेल में क्या हो रहा है, यहाँ पर जो एक्सक्रीशन है यानी कि जो सेल के अंदर जो भी आपका वेस्ट मटेरियल है वो भी रिमूव यहाँ पर हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें सेल के अंदर हो रही हैं। आपने कहा बहुत सारी चीजें जो हैं उनका विनिमय यहाँ पर किया जा रहा है, कैसे संभव है, इसी को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा सेल ऑर्गेनेलीज को। सबसे पहले सेल ऑर्गेनेलीज आपके पास आती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की लोकेशन देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो न्यूक्लियस को देखें। न्यूक्लियस कहाँ है आपका, जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो आपका क्या है, न्यूक्लियस। कौन सा आपका न्यूक्लियस है, ये वाला जो है आपका, वो क्या है, न्यूक्लियस है, ये वाला। अब इस न्यूक्लियस के बाहर इस प्रकार का न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के बाहर आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं, इस प्रकार से, इस प्रकार से ये पूरे जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाला जो पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ा होता है आपके न्यूक्लियस से। इतनी बात क्लियर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की लोकेशन कहाँ पर है। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो आपको आता है दो प्रकार का आता है। ठीक है, कौन कौन सा आता है, हम बात कर रहे हैं अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ठीक है, जिसे आप शॉर्ट में ईआर भी कहेंगे, जिसे आप शॉर्ट में ईआर भी कहते हैं। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका होता है वो दो प्रकार का आपके पास आता है। एक तो होता है जो खुरदुरा होता है, जिसे आप रफ कहते हैं, खुरदुरे को आप रफ कहते हैं। तो जो रफ होगा उसे आपने क्या बोला, जो रफ वाला होगा उसे आपने बोला RER। क्या मतलब हुआ RER का, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक तो हुआ रफ, एक होता है स्मूथ, जो कि खुरदुरा नहीं होता है, जो स्मूथ होता है। तो दूसरे को आपने क्या बोला, दूसरे को आपने बोला SER, जिसे आपने क्या बोला, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इस इमेज में आपको दोनों प्रकार के दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से हैं। अगर हम RER की बात करें, ये आपके पास RER आ गया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये वाला जो जिस पर आपको, जैसे आपने, ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपको इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इस प्रकार से गोले गोले से दिखाई दे रहे हैं, ऐसे करके दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखो आपको जो ER दिखाई दे रहा है उसमें कुछ छोटे छोटे डॉट दिखाई दे रहे हैं, तो जिसमें डॉटेड है जो, वो आपका होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा आपने कहा ये है SER,
सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपका आता है सॉफ्ट वाला पोर्शन, ये वाला। यहाँ पर आपको जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें आपको डॉट नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब कैसा है, सॉफ्ट है। ठीक है, क्लियर है इतना, लोकेशन समझ आ गई है। पढ़े आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। चलिए, हमने बोला द स्ट्रक्चर ऑफ द ईआर, ईआर का मतलब समझ रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपने कहा कि जो यहाँ पर ईआर का स्ट्रक्चर है वो कुछ कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा ही होता है। क्यों? क्योंकि आपने बोला इट इज अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट ऑफ अ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट। क्योंकि हमने बोला ईआर की संरचना काफी हद तक प्लाज्मा झिल्ली के समान है, यह एक नेटवर्क जैसी संरचना है जिसमें झिल्ली से बनी ट्यूब और चादरें होती हैं। ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हमने बोला ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, रफ ईआर और सॉफ्ट ईआर या स्मूथ ईआर। ठीक है, आरईआर या एसईआर आप इसे कहते हैं। नेक्स्ट आपने बोला रफ ईआर कंटेन्स राइबोसोम दैट आर रिस्पांसिबल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन इन द सेल्स, दे गिव अ रफ टेक्सचर टू द सेल। अब आपको समझ आया कि जब हम बात कर रहे थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में छोटे छोटे दाने होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने बोला ये जो छोटे छोटे दाने थे, ये दाने क्या थे, आपने बोला कि रफ ईआर में राइबोसोम होते हैं, ये छोटे छोटे जो गोले हैं, छोटे छोटे गोले जो हैं वो आपके क्या होते हैं, आपने बोला राइबोसोम्स होते हैं। अब ये राइबोसोम्स क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट है, आपने बोला कोशिकाओं में प्रोटीन के निर्माण के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्योंकि ये छोटे छोटे गोले के रूप में आपको किसमें मिल रहे हैं, आपने कहा कि ये ईआर में मिल रहे हैं, इसलिए इसका नाम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पड़ गया है। दूसरा आपने बोला द स्मूथ ईआर मैन्युफैक्चर द फैट और लिपिड इन द सेल्स विच अलाउ द फंक्शनिंग ऑफ द सेल्स, यानी कि जो आपकी स्मूथ ईआर होती है वो कोशिका में वसा या लिपिड का निर्माण करती है जो कोशिकाओं को कार्य करने की अनुमति देता है। क्लियर है, इतनी बात अगर क्लियर है तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। चलिए, सो क्लास हम स्टार्ट कर चुके हैं। यहाँ पर जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनके बारे में, जिसमें सबसे पहले हमने बात की है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। यहाँ पर अभी तक हम दोनों प्रकार के जो ईआर हैं उनके बारे में बात करेंगे, उनके फंक्शन के बारे में यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।